हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही किया जाएगा। स्टडी मटेरियल में आपको सभी सब्जेक्ट्स का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा और क्लासेस के अपडेट के बारे में भी बताया जाएगा। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम आपको कक्षा 10 का विज्ञान, जो विज्ञान का एक भाग है जीव विज्ञान बायोलॉजी, इसका थर्ड चैप्टर तीसरा पार्ट जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। इसमें हम आपके साथ इस चैप्टर का 14 से लेकर 26 तक के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। यह वीडियो इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है, और अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट 1 से लेकर 13 तक के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में बायोलॉजी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट में जाकर इसके फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो को भी देख लें। तो चलिए इसमें आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके अनुसार जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में बताएं। जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं वे क्या होती हैं, उन गोलियों के बारे में बताएं। तो परिवार नियोजन के कई उपायों में गर्भ निरोधक गोलियां भी उपाय है। परिवार नियोजन अर्थात परिवार को कम करने के लिए कई उपाय हैं, तो उन कई उपायों में एक गर्भ निरोधक गोलियां भी एक प्रकार का उपाय है। इनमें कृत्रिम प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन डाला जाता है। जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं उन गोलियों में कृत्रिम अर्थात मानव निर्मित प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोन डाल दिया जाता है। यह ईएसएच एवं एलएच के स्राव पर प्रतिबंध लगा देता है, जिसके कारण अंडोत्सर्ग की क्रिया नहीं हो पाती है, और अंडोत्सर्ग की क्रिया जब नहीं होती है तो गर्भ निरोधक की गोलियां काम में आ जाती है। तो गर्भ निरोधक की गोलियों के बारे में बताएं तो गर्भ निरोधक गोलियां का जो प्रयोग किया जाता है वह परिवार नियोजन के उपायों में किया जाता है, और इसमें कृत्रिम प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोन डाल दिया जाता है। और जब इसमें कृत्रिम प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोन डाल दिया जाता है और जब इस गोलियों को कोई लेता है तो यह ईएसएच एवं एलएच के स्राव पर प्रतिबंध लगा देता है, जिसके कारण उसके अंडोत्सर्ग की क्रिया नहीं हो पाती है और गर्भ निरोधक वह रह जाता है। तो यह थी गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में जानकारी। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परागन क्या है। परागन में कीटों की क्या भूमिका होती है। परागन क्या है और परागन में कीटों की क्या भूमिका होती है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो पराग कोश से पराग कणों का प्रकीर्णन वर्तिकाग्र तक होने की प्रक्रिया को परागन कहते हैं। परागन क्या है इसको आपको अच्छे से समझना है कि जब पराग कोश से पराग कण का प्रकीर्णन वर्तिकाग्र तक होने की प्रक्रिया को परागन कहते हैं। जब पराग कोश से परागकण निकलती है और उसका प्रकीर्णन वर्तिकाग्र तक होने की प्रक्रिया होती है, उसी को परागन कहते हैं। कीटों के द्वार पर परागकण की क्रिया होती है। जब कीटों का द्वार होता है तो उसी के द्वार पर ही यह प्रक्रिया होती है परागन। तो परागन क्या है और परागन की में कीटों की क्या भूमिका होती है। तो परागन में कीटों की भूमिका सिर्फ यही है कि कीटों के द्वार पर यह परागन नामक क्रिया होती है, और परागन जो होती है वह पराग कोश से परागकणों का प्रकीर्णन वर्तिकाग्र तक होने की प्रक्रिया को ही परागन कहा जाता है। द्विलिंगी जीव कैसे होते हैं, उदाहरण लिखें। द्विलिंगी जीव, जो द्विलिंगी जीव होते हैं वे कैसे होते हैं उसको उदाहरण से समझाएं। तो वे जीव जिनमें नर तथा मादा दोनों अंग होते हैं, नर तथा मादा दोनों के अंग होते हैं, उसे द्विलिंगी जीव कहते हैं। तथा वे नर तथा मादा दोनों प्रकार के युग्मों को उत्पन्न करते हैं, उभयलिंगी तथा द्विलिंगी जीव कहलाते हैं। जो जो द्विलिंगी जीव होते हैं वे उनमें मादा तथा नर दोनों का अंग होता है, और वे नर तथा मादा दोनों प्रकार के युग्मों को उत्पन्न कर देते हैं। और जब वे दोनों प्रकार के युग्मों को उत्पन्न करते हैं तो उसे उभयलिंगी अथवा द्विलिंगी जीव भी कहलाता है। इसका एक उदाहरण आपको दिया गया है, जैसे कि केंचुआ। केंचुआ एक ऐसा जीव है जो द्विलिंगी जीव है। तो द्विलिंगी जीव में आपको सिर्फ ऐसा समझना है कि वे जीव जिनमें नर तथा मादा दोनों के अंग होते हैं उन दोनों अंग वाले जीव को द्विलिंगी जीव कहते हैं। तथा वे नर तथा मादा दोनों प्रकार के युग्मों को उत्पन्न कर देते हैं, क्योंकि उनमें दोनों प्रकार के अंग होते हैं, तो वे दोनों नर तथा मादा दोनों अंग होते हैं, तो वे आसानी से नर तथा मादा दोनों प्रकार के युग्मों को उत्पन्न कर देते हैं तथा उभयलिंगी अथवा द्विलिंगी जीव कहलाते हैं। इस द्विलिंगी जीव को ही उभयलिंगी जीव भी कहा जाता है। तो ये दोनों नाम सेम ही है, उभयलिंगी और द्विलिंगी। और इसका एक उदाहरण दे दिया गया है, जैसे कि केंचुआ। डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए क्यों आवश्यक है। जो डीएनए होता है उसकी प्रतिकृति बनाना किसी भी जनन के लिए आवश्यक क्यों है। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में
आनुवांशिक गुणों का वाहक क्रोमोसोम होता है। जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कोई आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है तो उन गुणों का वाहक क्रोमोसोम के द्वारा होता है। तो वह जो वाहक होता है वह क्रोमोसोम होता है, जो डीएनए से बना होता है। क्रोमोसोम डीएनए से बना होता है, अतः इसकी प्रतिकृति बनाना जनन के लिए बहुत ही आवश्यक है। यही कारण है कि डीएनए की प्रतिकृति बनाया जाता है। तो डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक गुणों का वाहक जो होता है वह क्रोमोसोम होता है, जो क्रोमोसोम होता है वही डीएनए से बना होता है। अतः इसकी प्रतिकृति बनाना भी जनन के लिए बहुत ही आवश्यक है। यही कारण है इसके आवश्यक होने का। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परागण क्रिया निषेचन क्रिया से किस प्रकार भिन्न है। जो परागण क्रिया होती है वह निषेचन क्रिया से किस प्रकार भिन्न है? तो परागकणों के परागकोश से निकलकर उसी पुष्प या उस जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकांत तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। जब परागकणों के परागकोश से निकलकर कोई उसी पुष्प से उस जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकांत तक पहुंचती है तो उस क्रिया को परागण कहते हैं। निषेचन के अंतर्गत परागकणों के वर्तिकांत तक पहुंचने के बाद निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन के अंतर्गत आपको बताया गया कि निषेचन के अंतर्गत परागकणों के वर्तिकांत तक पहुंचने के बाद निषेचन की क्रिया होती है। नर युग्मक और मादा युग्मक के संगलन को निषेचन कहा जाता है। जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिल जाते हैं अर्थात संगलन हो जाते हैं तो उस संगलन की क्रिया को ही निषेचन कहा जाता है। इसलिए परागकण क्रिया निषेचन क्रिया से भिन्न है, क्योंकि जो परागकण क्रिया होती है वह परागकणों के परागकोश से निकलकर उसी पुष्प या उस जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकांत तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। और निषेचन के अंतर्गत परागकणों के वर्तिकांत तक पहुंचने के बाद निषेचन की क्रिया होती है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संगलन को निषेचन कहा जाता है। यह थी परागकण क्रिया तथा निषेचन क्रिया में भिन्नता। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंगिक जनन संचारित रोगों के बारे में लिखें। जो लैंगिक जनन से रोग उत्पन्न हो जाते हैं उस रोग के बारे में लिखें। लैंगिक जनन संचारित रोग क्या होते हैं? तो लैंगिक जनन संचारित रोग को इंग्लिश में कहा जाता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, जिसको शॉर्टकट में एसटीडी भी कहा जाता है। तो लैंगिक जनन संचारित रोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज यौन संबंध से होने वाले संक्रामक रोग को कहा जाता है। जब यौन संबंध किया जाता है तो उस संबंध से जो रोग उत्पन्न होता है उस रोग को लैंगिक जनन संचारित रोग कहा जाता है। यह रोग कई तरह के रोगाणुओं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी, प्रोटोजोआ, ईस्ट जैसे सूक्ष्म जीवी द्वारा होते हैं। मनुष्य में होने वाले ऐसे प्रमुख रोग निम्नलिखित है। तो सबसे पहले यह बताया गया कि यह रोग होते कैसे हैं। तो इन रोगों का होने का कारण है कि यह रोग कई तरह के रोगाणुओं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी, प्रोटोजोआ, ईस्ट जैसे सूक्ष्म जीवियों द्वारा होते हैं। और मनुष्य में होने वाले ऐसे प्रमुख रोग निम्नलिखित हैं कि ऐसे कौन कौन से रोग होते हैं जो यौन संबंध से हो जाते हैं। तो इसमें जो रोग होते हैं वे पहला रोग है बैक्टीरिया जनित रोग, कि बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं। तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है गोनोरिया, सिलफिश, थूरेथाइटिस तथा सर्विसाइटिस। बैक्टीरिया के संक्रमण से होने वाले कुछ प्रमुख रोग हैं। ये जो सभी रोग हैं ये यौन संबंधित में बैक्टीरिया जनित रोग हैं। इसके बाद वायरस जनित रोग। तो वायरस जनित रोग में होता है सर्विक्स कैंसर, हर्पिस तथा एड्स। ये एड्स भी बीमारी है, यह वायरस जनित रोग है जो यौन संपर्क करने के कारण होता है, जिसको एड्स का फुल फॉर्म होता है इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स इत्यादि। और प्रोटोजोआ से जो जनित रोग है वह है स्त्रियों के मूत्र जनन नलिकाओं के एक प्रकार के प्रोटोजोआ के संक्रमण से होने वाला ट्राइकोमोनियस है। यह जो प्रोटोजोआ जनित रोग है यह स्त्रियों के मूत्र जनन नलिकाओं का एक रोग है, कि एक प्रकार का यह एक प्रोटोजोआ के संक्रमण से होने वाला ट्राइकोमोनियसिस रोग है। तो प्रोटोजोआ जनित रोग भी आप समझ लिए हैं। वायरस जनित रोग में एड्स हो जाता है, सर्विक कैंसर हो जाता है, हर्पिस हो जाता है। बैक्टीरिया जनित रोग में गोनोरिया हो जाता है, थ्यूरेथाइटिस हो जाता है, सिलफिस हो जाता है तथा बैक्टीरिया संक्रमण से होने वाले कुछ ये सब रोग होते हैं। तो ये सभी जो जितने रोग दिए गए हैं ये सभी के सभी रोग लैंगिक जनन संचारित रोग होते हैं। और लैंगिक जनन संचारित रोग को इंग्लिश में कहा जाता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, कि एक व्यक्ति का रोग दूसरे व्यक्ति में चला जाता है और यह रोग यौन संबंध से होता है। और इस रोग को संक्रामक रोग भी कहा जाता है। यह रोग कई तरह के रोगाणु जैसे बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी, प्रोटोजोआ इस सूक्ष्म जीवी होते हैं। और मनुष्य में होने वाले ऐसे प्रमुख रोग निम्नलिखित हैं जो आपको बता दिया गया है कि बैक्टीरिया द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, वायरस द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं और प्रोटोजोआ द्वारा क्या क्या रोग होते हैं। तो ये सभी लैंगिक जनन द्वारा संचारित रोग हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लिंगी एसेक्सुअल तथा द्विलिंगी बायसेक्सुअल की परिभाषा एक एक उदाहरण देकर कीजिए।
एक लिंगी क्या होता है और द्विलिंगी क्या होता है, इस बात को समझाएं और इसका एक उदाहरण भी दें। यह इसमें पूछा जा रहा है। तो एक लिंगी को इंग्लिश में एसेक्सुअल कहा जाता है और द्विलिंगी को बायसेक्सुअल। तो एक लिंगी वे जीव जिनमें नर और मादा स्पष्ट रूप में अलग अलग ना हो उन्हें एक लिंगी जीव कहते हैं। उदाहरण मनुष्य। एक लिंगी जीव उन्हें कहते हैं जिसमें जीव जिनमें नर और मादा स्पष्ट रूप से अलग अलग हों, उन्हें एक लिंगी जीव कहते हैं। जैसे उसका एक मुख्य उदाहरण है मनुष्य। मनुष्य में स्त्री अलग होते हैं, पुरुष अलग होते हैं और उन दोनों के दोनों में नर और मादा में स्पष्ट रूप से भिन्नता होती है कि यह नर है और यह मादा है। उसको स्पष्ट रूप से पता चल जाए अर्थात स्पष्ट रूप से अलग अलग हो, उसे एक लिंगी जीव कहते हैं। जिस प्रकार उदाहरण में मनुष्य है। और बहु द्विलिंगी अर्थात बाइसेक्सुअल, तो वे जीव जिनमें नर और मादा लिंग एक साथ उपस्थित होते हैं उसमें द्विलिंगी कहते हैं। मतलब जिसमें नर और मादा दोनों का लिंग उपस्थित हो उसे द्विलिंगी कहते हैं। और इसका उदाहरण केचुआ है जो आपने इससे पहले एक क्वेश्चन में भी पढ़ा है। तो ये द्विलिंगी होते हैं वे जीव जिनमें नर और मादा दोनों का लिंग एक साथ उपस्थित होता है, उसे द्विलिंगी कहते हैं। और एक लिंगी वे होते हैं वे जीव जिनमें नर और मादा स्पष्ट रूप से अलग अलग होते हैं, उन्हें एक लिंगी जीव कहते हैं। जैसे उदाहरण मनुष्य और द्विलिंगी का उदाहरण केचुआ है। कायिक प्रवर्धन को परिभाषित करें। जो कायिक प्रवर्धन होता है वह क्या होता है, इस बात को परिभाषित करें और यह किन पौधों में करते हैं। जो कायिक प्रवर्धन होता है वह किन पौधों में होता है। तो कायिक पादप शरीर का कोई भी कायिक या वर्षी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती विलग और प्रवर्धित होकर नए पौधों का निर्माण करते हैं, कायिक प्रवर्धन कहलाता है। जो कायिक होता है यह एक प्रकार का पादप शरीर का अर्थात पौधों के शरीर का कोई भी कायिक या वर्षी भाग। वर्षी भाग में जैसे कि बताया गया कि वर्षी भाग जड़ हो सकता है, तना हो सकता है और पत्ती हो सकती है, वह विलग और परिवर्धित होकर नए पौधों का निर्माण करती है, वही कायिक प्रवर्धन कहलाता है। इसको हम आपको लोकल भाषा में समझाएं तो जिस प्रकार गुलाब का पौधा होता है, अगर आप उसके एक तना को तोड़कर दूसरे जगह पर लगा देते हैं तो वह एक नए पौधे का निर्माण कर देती है, उसी को कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। जिस प्रकार एक इसका एक दूसरा एग्जाम्पल है गन्ना का पौधा। अगर आप गन्ने के पौधे को बीच में से काट कर अर्थात उसके तने को काट कर दूसरी जगह लगा देते हैं तो दूसरी जगह लगाने से एक नया गन्ना तैयार हो जाता है, यही कहलाता है कायिक प्रवर्धन। तीसरा उदाहरण हम आपको बताएं तो बहुत बहुत ऐसे पेड़ होते हैं जिन पेड़ों को आपने देखा होगा कि आपके गांव में किसी के जड़ को सिर्फ काट कर दूसरी जगह लगाया जाता है। कोई कोई पेड़ ऐसे होते हैं, एक दो प्रकार का फूल होता है जिनके सिर्फ पत्तियों को ही हटाकर अर्थात विलग कर कर दूसरी जगह लगा दिया जाता है, तो वह नए पौधों का निर्माण कर देते हैं। तो ये नए पौधों का निर्माण करने वाली प्रक्रिया को ही कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। देखिए आंसर में आपको दिया गया कि उदाहरण में आपको बताया गया, जो उदाहरण हम आपको समझा रहे थे यह उदाहरण नीचे भी दिया गया है कि कायिक प्रवर्धन मुख्यतः गुलाब में, आलू में, ब्रायोफाइलम आदि में किया जाता है। आलू भी आपने देखा होगा कि अगर आप आलू को काट कर दोनों कटे हुए आलू को अर्थात उसके तने वाले भाग को काट कर दूसरी जगह लगा देते हैं तो जो कटा हुआ दो पार्ट वाला आलू है दोनों आलू का पेड़ बन जाता है। तो यही जो प्रवर्धन होता है यह कायिक प्रवर्धन कहलाता है। और कायिक प्रवर्धन का मुख्यतः जो उदाहरण है वह गुलाब, आलू और ब्रायोफाइलम आदि में किया जाता है। तो ये थे कायिक परिवर्धन को परिभाषा और यह किन पौधों में करते हैं। तो यह गुलाब, गन्ना और आलू जैसे बहुत सारे पौधों में किया जाता है। तो इस प्रकार आप कायिक परिवर्धन को समझ गए होंगे कि कायिक परिवर्धन क्या होता है। कायिक परिवर्धन एक ऐसा होता है जो कायिक परिवर्धन सिर्फ पौधों में होता है और यह किसी भी उसके एक भाग को विलग कर परिवर्धित होकर नए पौधों का निर्माण कर देता है, यही कायिक परिवर्धन कहलाता है। इसके बाद आप मुकूलन आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार पढ़ा था। तो मुकूलन क्या है इस बात को समझ लीजिए कि मुकूलन क्या है। तो मुकूलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। यह एक जनन का ही भाग है जो एक अलैंगिक जनन है जिसमें जीवों की उत्पत्ति जनक के शरीर के धरातल से कलिका फूटने या प्रवर्ध निकलने के फलस्वरूप होता है। जब कोई भी जनक के शरीर से धरातल से कलिका फूटने या प्रवर्ध निकलने के फलस्वरूप होता है उसको अलैंगिक जनन कहते हैं। इस प्रक्रिया में जीव शरीर के किसी एक भाग से दूसरे अधिक कंद रूपी उभार निकलता है जिसे मुकुल या बड कहते हैं। इस प्रक्रिया में जो जीव होता है उसके शरीर से किसी एक भाग से एक या एक से अधिक कंद रूपी उभार निकलता है जिसे मुकुल या बड कहते हैं। उसके बाद जनक कोशिका केंद्र मुकुल में पहुंच जाता है और केंद्रयुक्त मुकुल जनक के शरीर से विलग होकर एक नए जीव का निर्माण कर देता है, यही होता है मुकुलन। जिसको उदाहरण के रूप में बताया गया है कि यह एक प्रकार का ईस्ट है। और ईस्ट में मुकुलन कैसे होता है कि देखिए इसका एक भाग अलग हो गया और एक भाग अलग होकर यह मुकुल हो गया और यह मुकुल फिर से एक सेम इसी पार्ट की तरह नया पार्ट बन गया है। तो इस प्रकार इसमें प्रजनन होता है अर्थात इस प्रकार इसमें मुकुलन के द्वारा
अलैंगिक जनन होता है, जिस प्रकार आपको चित्र में बताया गया कि ईस्ट में मुकुलन होता है। और हम आपको बता दें ईस्ट के अलावा हाइड्रा में भी मुकुलन ही होता है। तो मुकुलन क्या है कि आप समझ गए होंगे कि एक प्रकार का एक ऐसा अलैंगिक जनन होता है जिसमें से एक भाग निकल कर एक दूसरा भाग अपने एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसी को मुकुलन कहा जाता है। पौधों में लैंगिक जनन के लिए कौन सा भाग उत्तरदायी है, इस बात को समझाएं। तो पौधों में लैंगिक जनन के लिए पुष्प उत्तरदायी होता है, क्योंकि पुष्प के 4 भाग होते हैं, जिसमें उन चारों भाग में नर जनन अंग तथा मादा जनन अंग दोनों पाए जाते हैं। नर जनन अंग को पुंसंग कहते हैं तथा मादा जनन अंग को जायांग कहते हैं। तो इसमें सिर्फ इतना पूछा जा रहा था कि पौधों में जो लैंगिक जनन होता है उस लैंगिक जनन के लिए कौन सा भाग उत्तरदायी है, यह बात को बताएं। तो पौधों में जो लैंगिक जनन होता है उस लैंगिक जनन के लिए पुष्प उत्तरदायी होता है, क्योंकि पौधों में जो पुष्प होते हैं उस पुष्प के 4 भाग होते हैं, जिसमें नर जनन अंग तथा मादा जनन अंग दोनों पाए जाते हैं। नर जनन अंग को पुंसंग तथा मादा जनन अंग को जायांग कहा जाता है। बहुखंडन किसे कहते हैं? जो बहुखंडन विधि है यह विधि किसे कहा जाता है? तो एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है। इसमें कोशिका अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है, जिससे मलेरिया, परजीवी, प्लेज्मोडियम। बहुखंड में सिर्फ आपको इतना समझना है कि यह जो एक कोशिकीय जीव होता है, यूनिसेलुलर जीव होता है, उसमें कोशिका के विभाजन द्वारा एक नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। और जब नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है तो इसमें कोशिका अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, तो उसे ही बहुखंडन विधि कहा जाता है। और यह बहुखंडन विधि मलेरिया में होती है, परजीवी में होता है और प्लेज्मोडियम में होता है। मासिक चक्र कब और क्यों होता है? जो मासिक चक्र होता है यह महिलाओं में होता है, मादा में होता है। तो मासिक चक्र कब होता है और क्यों होता है? जब परिपक्व अंडाणु शुक्राणु से संयोजन नहीं कर पाता है। जो परिपक्व अंडाणु होता है जब वह शुक्राणु से संयोजन नहीं कर पाता है तो वह टूटने लगता है, अर्थात टूट जाता है, जिसके साथ आंतरिक दीवार पर अन्य उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकलते हैं। इसे मासिक चक्र कहते हैं और यह 28 दिनों के अंतराल पर होता है। यह हर 28 दिन के अंतराल पर होता है मासिक चक्र। और मासिक चक्र कब और क्यों होता है? तो इसके होने का कारण यह है कि जब परिपक्व अंडाणु शुक्राणु से संयोजन नहीं कर पाता है तो यह टूट जाता है, जिसके साथ आंतरिक दीवार पर अन्य उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और इसे मासिक चक्र कहते हैं। यह 28 दिनों के अंतराल पर होता है। इसके बाद आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ तथा कैसे होता है? जो मानव शरीर के पुरुषों में शुक्राणु का निर्माण होता है उस शुक्राणु का निर्माण कहाँ और कैसे होता है? तो शुक्राणु का निर्माण सबसे पहले कहाँ होता है? तो टेस्टिस में होता है, अर्थात वृषण में होता है। यह लगातार कोशिका विभाजन के कारण होता है। संतति कोशिका धीरे धीरे शुक्राणु में बदल जाती है। जो संतति कोशिका होती है वही कोशिका धीरे धीरे शुक्राणु में बदल जाती है। शुक्राणु कोशिका का निर्माण कहाँ होता है? तो शुक्राणु कोशिका का निर्माण वृषण, जिसको इंग्लिश में टेस्टिस कहा जाता है, टेस्टिस में होता है। तथा यह कैसे होता है? तो इसका होने का कारण यह है कि यह लगातार कोशिका विभाजन के कारण होता है। तो इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में निकल रहा है, जिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आपको अच्छे से समझ के रखना है कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो वृषण में होता है। कैसे होता है? तो लगातार कोशिका विभाजन के कारण होता है और यह संतति कोशिका धीरे धीरे शुक्राणु में बदल जाती है। तो इस प्रकार आपका इस चैप्टर का 26 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया है, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। और अगर आपको ये क्वेश्चंस एक बारी में समझ नहीं आया तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार रिपीट करके देख लें, क्योंकि अगर आप इनके आंसर्स को सिर्फ समझे हुए रहिएगा और इनमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आप अपने लैंग्वेज के अनुसार भी इनका आंसर अच्छे तरह से लिख के आइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच में इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें और आप हमारे वीडियोस को लाइक भी ज़रूर करें। इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। Fearless.